वेलकम टू कीप लर्निंग विद अंशु। ये क्लास सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी का व्याख्या करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को पता है कि जो आप लोग का 60 नंबर का आता है, यानी अगर आपका एसएसटी हो या फिर मैथ साइंस हो, तो इसमें आप लोग को पता है कि 60 नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है। जो ये क्लास है वो एसएसटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं। तो आज जो है इस जो आपका ज्योग्राफी का जो कि कंटेंट यहाँ पे हम लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, कल हम जो चैप्टर फर्स्ट करवाए हैं, आप देख सकते हैं ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को पता है कि ग्लोब के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोब जो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट है हम उसी चीज़ पे यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिन्हें हवा भरी जा सकती है, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये मतलब लॉजिकली इसका ये है, ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं कि पृथ्वी के जो समान किसी ग्लोब पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किस स्थान की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुएं हैं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप लोगों को भी पता है कि जब कोई होता है तो उसका ग्लोब का बिंदु या फिर रेखाओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है, और जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी मैं करवाती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि एक जो सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है, ठीक है। जो झुकी हुई होती है उसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिसमें होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन आता है कि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अन्य जो काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित जो आधे भाग की उत्तरी जो गोलार्ध तथा जो दक्षिण भाग आधे भाग की दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि विषुवत वृत्त में ध्रुवों तथा स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं, अक्षांश समांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। देखिए बुक पढ़ने की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि आपको ये यहाँ पे ये देता है सोचने की, जो कि है आपकी क्षमता विकसित करता है। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण जो है जो आपका ध्रुव और तारे का जो कोण है, आप अब जो अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है, ये देख सकते हैं विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाते, चूँकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 भाग है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, ठीक है, तथा 90 अंश दक्षिणी जो कि अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे आप कह रहे कुछ महत्वपूर्ण है अक्षांश, जैसे कि विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव, 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश जो है समानांतर रेखा और भी हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको थोड़ा सा इस पे अच्छे से नज़र रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार जो है कि दोपहर में सिर के ठीक ऊपर हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होता है, उष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, या फिर आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, जो सीटेट है नहीं आ रहा है अभी। क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक को ही उठा के रख देता है और आपको सेम टू सेम, और आपको थोड़ा सा इस पर क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। अब अगला आप देख सकते हैं, कह रहा है कि
जो आपके इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रेखा है, इसलिए इसे शीतोष्णकटिबंधीय कहा जाता है। अब शीतोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि जो प्रशांत महासागर में स्थित टोगा जो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित जो मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 0 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है। उसके बाद से आप देख सकते हैं देशांतर और समय। देशांतर और समय में आपको बताना है यहाँ पे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की जो गति है उससे माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के पूरे जो आपका विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा क्या है कि साधन है। उसके बाद से कह रहा है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख में जो यामनोत्तर पर सूर्य जिस प्रकार जो आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर इसी सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए समय का क्या है कि यहाँ पे समय को दर्शा रहा है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बात करते हैं इस पे कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप अगला देख सकते हैं कि यहाँ के कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इसे सिर्फ मुख्य जो संख्या में व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीचिन जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। ठीक है, ये यमुनोत्तर का कार्य है। उसके बाद से ठीक है, यह यमुनोत्तर का कार्य। उसके बाद से आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है के लिए कुछ जो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारा तथा असम में डिब्रूगंज के स्थान पर समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए यह जो आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। ठीक है, यह यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूर्व जो देश का मानक जो समय माना जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।